दोस्तों 12 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला। लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। इसलिए पहले दोस्तों मैंने आपको एक ही वीडियो में 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले। ये हमारा क्या है, ये इसमें दोस्तों हम क्या है, एक ही वीडियो में 3 नंबर वाले प्रश्न कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 नंबर वाले प्रश्न कवर कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ बता दूंगा एक ही वीडियो में, और मानचित्र भी आपका आता है, मानचित्र कहेंगे तो मानचित्र की भी आपको क्या प्रैक्टिस करा दूंगा। तो जो क्वेश्चन बताते जाऊँ अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि हाई चांस है जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 2 नंबर के पहले बता दिए तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 जियोग्राफी तो वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे आकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। पहला क्वेश्चन है, भूकंप से बचाव के 3 उपाय लिखिए। अगर भूकंप आ जाता है उससे अगर हम बचना है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन की डिजाइन का सुधार करना चाहिए। यानी जब जैसे हमें पता है कि ये जिस एरिया में हमारा मकान बन रहा है यहाँ भूकंप आते रहते हैं, तो उस हिसाब से मकान बनाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े प्रौद्योगिक संस्थान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भूकंप नियंत्रित केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को प्रतिरोध इमारतें बनाना, सुभेद्य क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या है, शॉर्ट में आपको इस पार से मैंने जो आपको बताया पॉइंट, इसी पार से आपको पॉइंट क्या है माइंड में रखना है। बाढ़ आने के 3 कारण, बाढ़ की आती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। नदियों के ऊपरी भागों में होने वाली भारी वर्षा के कारण अतिरिक्त जल प्रवाह से तेजी के साथ बहता, जिससे बाढ़ आ जाती है। नदियों की धारा के क्षेत्रों में अवसादों के जमा होने से छिछली हो जाती है। ऐसी नदियाँ की जल प्रवाह क्षमता कम हो जाती है। भारी वर्षा होने के कारण पानी किनारे को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। यानी जो नदी है, अब नदी में क्या कचरा के कारण नदी पूरी जाम हो गई है। अब नदी के जो पानी तो बहेगा ही, तो बहेगा, नदी पूरी जाम हो चुकी है, तो अगल बगल क्या है उसकी जो बाउंड्री को तोड़कर अब क्या पानी डायरेक्ट सीधे बाहर बहने लगता है। ये कारण हो जाता है। इसके साथ ही वनस्पति वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि के रिसने को बंद कर देती है। वनस्पति के विनाश के कारण अब भूमि पानी का रिसाव नहीं कर पाती है और वर्षा का पानी बेरोक टोक तेज गति से नदियों में पहुंचकर बाढ़ का कारण बनता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए। वायुमंडल के आपको संगठन को बताना है। तो वायुमंडल गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना है। वायुमंडल की जो ऊपरी परतों में गैस का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। और फिर इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रह पाते हैं। ये वायुमंडल में क्या है, जो गैसों का पूरा संगठन यहाँ बताया जा रहा है। वायुमंडल का पूरा संगठन दिया हुआ है, क्रम से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती जा रही है। मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आपको करना है। बहुत क्वेश्चन तो सिंपल हो गए, डायरेक्ट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इन्हें अपने हिसाब से भी आप बता सकते हैं। ओके, बस एक बार नॉर्मल सुन लिया है, पढ़ लिया, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा फैक्ट वाला, तो उसमें थोड़ा आपको क्या फोकस करना है। लेकिन नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती जाती है। तो वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा वास्तविकरण तथा संघनन से क्रम से घटती रहती है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प को ग्राम प्रति घन के मीटर के रूप में व्यक्त करती है। हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता पूरी तरह से क्या तापमान पर निर्भर होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या, जैसे उसी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान घटता जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर 10 सेंटीग्रेड का तापमान घट जाता है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने पर जलमास की मात्रा भी क्या घटती जाती है। नेक्स्ट महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो महासागरीय जो आपकी लवणता है इसको प्रभावित करने वाले आपके कारक कौन कौन से। पहले स्वच्छ जल की पूर्ति, वाष्पीकरण की मात्रा एवं तीव्रता, इसके बाद धाराएं। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है महासागरीय लवणता की प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे पढ़ लीजिएगा। जब इस प्रकार से सॉल्यूशन आप तैयार करें तो पहले पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, फिर उनके बारे में आपको पढ़कर समझकर तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, दीर्घ ज्वार को सच्चे से समझाइए। तो दीर्घ ज्वार समानता पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा की कम दूरी के कारण 80% गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का ही अनुभव किया जाता है। तथापि पूर्णिमा व अमावस्या के दिन चंद्रमा, सूर्य के संयुक्त आकर्षक शक्ति की इन तीनों इकाइयों की एक सरल रेखा में उपस्थिति के कारण काफ़ी अधिक हो जाती है। इसी कारण पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों तिथियों को पृथ्वी के महासागरों पर उत्पन्न होने वाला ज्वार सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचाई के लिए होता है। इसी कारण से क्या है, धीर ज्वार कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। सचित्र आपको वर्णन करना धीर ज्वार का, तो ये आपका डायग्राम बनाना तैयार करके आपको रखना है। धीर ज्वार में डायग्राम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मैदान के महत्व लिखिए। उत्तर जो भारत का जो मैदान है उससे क्या क्या महत्व है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान
होने के साथ साथ घनी जनसंख्या वाला प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अब सीधी सी बात है, जब पूरे विश्व का, ये देश का नहीं पूरे विश्व का जब कहे सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि लोग कहाँ रहना पसंद करें, जहाँ की भूमि क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा भूमि उपजाऊ होती है, तो जो क्या है, जो खेती होती है बहुत अच्छी होती है। और इस मैदान का विस्तार लगभग क्या है, देश के 1/3 भूभाग पर है। यहाँ देश की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। और इस मैदान की रचना उर्वरक काम पर मिट्टी से हुई है, अतः यह कृषि संपन्न प्रदेश है। इस मैदान में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें अधिकांश हिमालय से निकलकर सदाबहानी नदियां होती हैं, जो सिंचाई के लिए उपयोगी होती हैं। ये दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ बताने, तो ये आपके दिए हुए हैं सामाजिक और आर्थिक लाभ। तो भारत की 2 प्रकार की है नदियाँ हैं, 2 प्रकार की हैं। पहली वे नदी है जिनमें साल भर क्या पानी रहता है, और दूसरी वे नदियाँ हैं जिनमें क्या है साल भर पानी नहीं रहता है। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण क्या है समान नहीं रहता है। वर्षा ऋतु में क्या अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जल जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा भाग सूखाग्रस्त होता है। यदि नदियों को आपस में जोड़ देते हैं तो बाढ़ और सूखी समस्या के हल हो जाएगी। यानी क्या होता है, जो आपकी जो नदियों का है जो क्या है असमान वितरण है। कहीं बहुत सारा नदियाँ हैं, कई एरिया से बहुत सारी नदियाँ हैं, जिससे क्या वर्षा होती है तो वहाँ क्या बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, तो पूरे हर नदियों का पानी आता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और एक एरिया ऐसा है जहाँ एक भी नदी नहीं है, एकदम सूखा पड़ा रहता है। तो एक एरिया में बहुत ज़्यादा पानी है, एक एरिया में बिल्कुल पानी नहीं है, सूखा है। अगर हम क्या कर देते हैं, अगर नदियों को हम आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 2 आपकी नदियाँ 3 नदियाँ हैं, एक ही ओर जा रही हैं, तो इनको हम क्या है धारा को इस साइड में मोड़ देते हैं, तो इस साइड के एरिया को जहाँ सूखा है वहाँ भी अब क्या है सूखा नहीं पड़ेगा। और साथ ही दूसरे एरिया जहाँ बाढ़ आ रही है तो बाढ़ भी उनके मतलब अत्यधिक पानी पहुँच रहा है, तो बाढ़ की स्थिति हो रही है, तो अत्यधिक पानी भी नहीं आएगा, तो बाढ़ की स्थिति भी क्या है नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों की समस्याएं क्या है सॉल्व हो जाएंगी। और इसके साथ ही दोनों का क्या है संतुलन बन के चलेगा। तो वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ को रोकने के 3 उपाय लिखिए। भारत में बाढ़ को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसके उपाय बताना। तो बाढ़ जैसी भयंकर आपदा को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला, नदियों के ऊपरी भागों में जलाशय बनाए गए जाए तथा नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन पौधरोपण करना चाहिए। फिर मैदानों में जल संग्रहण विकसित किया जाए, तटबंधों की सुरक्षा की जाए तथा वन विनाश पर नियंत्रण किया जाए, और पहाड़ी क्षेत्रों पर विस्फोट सामग्री का उपयोग वर्जित किया जाए। ये आपके भारत में बाढ़ को रोकने के उपाय। तो सुनामी कारण और परिणाम, यहाँ से मतलब इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा। बाढ़ के आने के कारण बाढ़ को रोकने के उपाय, और भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, या भूकंप को किस तरीके से बचाव के क्या उपाय हैं। तो यहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अच्छे से तैयार करना। हर प्रकार किसी साइड में सुनामी संबंधित आएगा, किसी साइड में बाढ़ संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसी साइड में भूकंप से संबंधित क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है, इसलिए आपको हर प्रकार से पढ़ के रखना है। सुनामी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो भूकंप हो जाता है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, भूस्खलन का भूकंप आ रहा कहीं तो सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है या फिर भूस्खलन हो रहा है तो भी आपके सुनामी कारण हो जाते हैं। बाकी इस प्रकार से 2 लाइन में आपको पढ़ के रखना है। अब इससे परिणाम क्या होता है, तो परिणाम तो देखिए सबका भयंकर होता है, चाहे सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो। इससे क्या होता है, जन धन की हानि होती है सबसे ही, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जल हो, से जन धन की हानि हो जाती है। और इसके साथ ही सुनामी का परिणाम देखें तो तटीय प्रदेशों में क्या महाप्रलय दृश्य उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्यों पड़ते हैं। पश्चिमी जो मध्य भारत है उसमें सूखे की समस्या क्यों ज्यादा बढ़ती है, तो पश्चिमी और मध्य भारत में कम वर्षा होती है, जिसके कारण भूतल पर जल की कमी हो जाती है। कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से सूखे की स्थिति पैदा होती है। पश्चिमी भाग मरुस्थलीय और मध्यवर्ती भाग पठारी है। इन दोनों क्षेत्र में जब वर्षा कम होती है तो सूखे की स्थिति क्या है उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। तो इसका भी कारण दिया हुआ कि जो हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं। तो इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तरी पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। ऊर्जा संग्रहण के तनाव बढ़ता है, जिससे प्लेटों के लॉक टूट जाते हैं और एकाएक ऊर्जा मोचन से भूकंप आ जाता है। इसलिए हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साइड में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और सूर्य ताप क्या है वो 2 नंबर में आपको बताया, पूछा भी जाता है, तो पहले तो आपको तैयार कर रखिए, पहले यही पता होना चाहिए सूर्य ताप क्या होता है। ओके, तो सूर्य से आने वाला पृथ्वी पर जो ताप होता है वही सूर्य ताप आपको कहलाता है। प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, दिन की अवधि और सूर्य की किरणों की तिरछापन, ये क्या है प्रभावित करते हैं। पहले तो मैंने आपको हेडिंग तैयार करना है, फिर उसके बारे में आपको समझकर तैयार कर लीजिएगा।
नेक्स्ट, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा आपकी 3 प्रकार की होती है, संभाविनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। सबके बारे में आपको तैयार करके रखना। संभाविनी वर्षा कहलाती है, वो आपका दिया हुआ है, ये भी आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो ये आपका संभाविनी वर्षा का डायग्राम दिया हुआ है। फिर आपकी होती है पर्वतीय वर्षा। ओके, पर्वतीय वर्षा में क्या है, उष्ण और आर्द्र हवा के मार्ग में जब कोई पर्वत, पठार, ऊंची पहाड़ी अवरोध रूप में स्वरूप आ जाती है तो हवा को बांध होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है, और ऊपर चढ़ने पर वह ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। ये कोई पर्वतीय वर्षा का डायग्राम दिया हुआ है। फिर आपका होता है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा के बारे में दिया हुआ है। जितना आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जिस हिसाब से लिखना चाहिए, जिस तरीके से आपको डायग्राम बनाना चाहिए, पूरा मैंने उसी हिसाब से सॉल्यूशन तैयार किया है। मैंने एक ही लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, उसी तरीके से आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जल चक्र का सचित्र वर्णन, तो जल चक्र के बारे में देख लीजिएगा। ये जल चक्र के बारे में आपको पूरा दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है ज्वार भाटा नौका संरचना को कैसे प्रभावित करता है। ज्वार भाटा होता है नौका संरचना है, संचालन है, उसको कैसे प्रभावित करता है। ज्वार भाटा नौका संचालकों व मछुआरों को अनेक कार्य संबंधी योजनाओं का मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारी प्रभाव अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंची और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर नदियों के किनारों, बंदरगाहों पर, ज्वारनाथ मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार छिछली रोधियां होती हैं जो नौकाओं तथा जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकती हैं। जिस नदी में समुद्र तट के मुहाने पर बंदरगाह हो, जब ज्वार आता है तो बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में क्या प्रवेश कर जाते हैं। इसका उदाहरण है कि भारत में हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी न किसी सेट में ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, तो इसे भी आपको तैयार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान सह्याद्री सागर के मध्य स्थित होता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान उड़ीसा के तटीय भाग से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान यह एक सकरा मैदान है। दक्षिण भारत में इसमें अनेक गैलून पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले अधिक चौड़े हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु तट पर अच्छी वर्षा होती है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर भारत की जो नदियाँ अधिक लंबी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कम लंबी होती हैं, जो दक्षिण भारतीय नदियाँ कम लंबी होती हैं। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं ये जल संग्रहण का क्षेत्र काफ़ी है, और इसके साथ ही दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इनका जल संग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। बाकी ये तीसरा पॉइंट दिया है, तो अच्छे से तैयार करिए, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, भूकंप के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को उल्लेख कीजिए। भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो भूकंप के साथ भय जुड़ा है। भूकंप यानी भय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल की पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र तो यह आपदा कहकर बरसाती है, आपदा का क्या कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग, अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त कर देती है। यानी जितना कुछ बचता है, चाहे कुछ नहीं, इसके भूकंप के से कुछ नहीं बच पाता, सब क्या नष्ट हो जाता है। अब तो लोगों की पीढ़ियों से संचित पदार्थ समाज संस्कृति का विरासत भी नष्ट कर देता है, यह लोगों को बेघर कर देता है, और इससे विकासशील देशों के कमजोर अर्थव्यवस्था की गहरी चोट पहुँचती है। नेक्स्ट, भारत में सूखे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में क्या सूखे के कौन कौन से प्रकार है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा और पारिस्थितिक सूखा। ये भारत में सूखे के प्रकारों के बारे में दिया हुआ है, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, भूकंप आने के कारण लिखिए। भूकंप आता है तो इससे क्या क्या कारण होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों पर तापजनित तनाव, या फिर दूसरा आप कारण है भू संतुलन की अवस्था, फिर गर्म गैसों व मैग्ना की हलचल, ज्वालामुखी क्रियाएं, धरातल का भ्रंश, जलीय दबाव, पृथ्वी तल की प्लेटों की गतिशीलता, ये सब आपके भूकंप आने के कारण दिए हुए हैं। भूस्खलन के 3 प्रभाव बताने हैं कि भूस्खलन से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी आपका प्राकृतिक आपदा हो, सभी से क्या होती है, पहला पॉइंट तो यही लिखना है आपको, जनधन की अपार हानि होती है। जनधन की क्या होती है, अपार हानि होती है, तो आपको मेन पॉइंट रहने वाला है। अब भूस्खलन के कारण क्या है, राष्ट्रीय मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। भूस्खलन द्वारा गिराए गए मलबे के नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बांध के पीछे की झील का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले 3 आपको कारक बताने हैं। तो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित नियंत्रित करने वाले 3 कारक, तो भूमध्य रेखा से दूर, समुद्र से दूर और प्रचलित वायु, इन 3 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कम इंपॉर्टेंट, नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ये किसी न किसी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपका आएगा, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए।
तो बादल को आपको तैयार करके रखना है। तो बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे कणों का संघनित होते हैं, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादलों का निर्माण पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के क्या होते हैं। अब हमें इसमें क्या है प्रकार बताना है। तो ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है: पच्छाव मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा मेघ। तो ये हो जाते हैं आपके बादल का प्रकार। नेक्स्ट, लहरों के कोई 3 प्रकारों का समझाइए। तो लहरों के प्रकार देख ले। तो पहला प्रकार है आपका सामान्य लहर, जो खुले महासागरों में 5 से 15 मीटर तक की ऊंची उड़ जाती है तथा इसकी लंबाई 100 मीटर से 500 मीटर तक होती है। फिर आपका सीज, समुद्र में प्रचंड तूफानों के समय बनने वाली लहरों को प्राय सीज कहा जाता है। इनकी गति 32 किलोमीटर से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। महातरण, तूफानों से उठी हुई लहर जब समुद्र में बहुत दूर तक पहुंच जाती है तो और उनकी ऊंचाई घट जाती है तो इसे क्या है महातरंग कहा जाता है। जैसे ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण आपको दिया है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये भी आपका रहने वाला है ज्वार भाटा के कारण। जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए इस हिसाब से वही मैंने आपके यहाँ सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व आपको लिखने। तो प्रायद्वीपीय पठार के क्या क्या महत्व होते हैं कि उपजाऊ लावा मिट्टी होती है, प्रचुर खनिज भंडार पाया जाता है और प्राकृतिक वनस्पति। इन 3 पॉइंटों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार की महत्व दी है। तो पहले तो आपको मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि उपजाऊ लावा मिट्टी होती है, प्रचुर खनिज भंडार होता है और प्राकृतिक वनस्पति होती है। अब इन 3 पॉइंट अगर आपको याद आ जाते हैं, याद कर लेते हो और एग्जाम में भी आपको ये 3 पॉइंट आपके याद है तो उसके बारे में आपके आसानी से 2 बार आराम से लिख पाएंगे। पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषता इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, क्या क्या विशेषता हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है साल भर पानी नहीं रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं अर्थात विसर्प नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती, सीधी सीधी रहती हैं और मतलब ये विसर्प नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां समतल भागों से होकर नहीं बहती हैं, इसलिए इनसे नहरें नहीं निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत कीजिए और किसी एक का वर्णन उदाहरण से आपको बताना है। और ये बहुत ज़्यादा आपका सिंपल रहेगा और किसी न किसी सेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि आप पहले प्राकृतिक आपदाएं बताइए कौन कौन सी होती हैं, फिर कोई भी जो भी आपसे बनता हो उसके वर्णन आप कर दीजिए। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है कि अपने हिसाब से स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट को अच्छे से जिसकी जानकारी वो लिख सकता है। बाकी ये टॉपिक हर टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को यहाँ पता होना चाहिए, मतलब हर प्राकृतिक आपदा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कारण परिणाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% फिक्स रहता है और सिंपल रहता है, मतलब पढ़ते ही आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण: भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ये सभी आपके यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब इसमें क्या है भूकंप के बारे में दिया हुआ, तो इसमें आपको क्या है जो भी आपको टॉपिक बनता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। मैं कहूँगा कि जितने भी आपके दिए चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, भूस्खलन हो, बाढ़, सूखा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3-3, 4-4 लाइन में इनके बारे में पता करके रखिएगा और साथ ही आपको पता करके रखना है कि इनके कारण क्या है, ये क्यों होते हैं और इनको रोकने के क्या उपाय हैं। ओके, इस पर ही आपको पढ़ के रखना है। जैसे किसी स्थिति में विकास के कार आपदा होते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति है, किसकी स्थिति में विकास के कार क्या है आपदा बन जाते हैं। तो विकास के कार आपदा कब बन जाते हैं, तो सिंचाई तथा बिजली की पूर्ति के लिए बांध बनाए जाते हैं, किंतु यदि इनकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो बांधों का टूट जाना आपदा का कारण बन जाता है। यानी जैसे बांध क्यों बनाया जा रहा है, तो बिजली उत्पन्न करने के लिए, सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर बन जाते हैं और यदि कहीं धोखे से टूट गए तो पूरा पानी क्या एक साथ बह जाता है और अगल बगल जो गाँव बसे हो जाए तो उनमें क्या बाढ़ आ जाती है। तो ये भी क्या है विकास के लिए बनाया था। बांध का उद्देश्य क्या था, बांध का उद्देश्य था बिजली और सिंचाई, यानी विकास के उद्देश्य से बनाए हैं, लेकिन ये क्या आपदा बन गए हैं। तो ये बताया जा रहा है किन स्थिति में विकास जो हमारा होता है वो आपदा बन जाता है, तो पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए सड़क निर्माण कार्य किया जाता है, किंतु भूस्खलन से हो जाने से वही क्या आपदा का कारण भी बन जाता है। और जनसंख्या वृद्धि होने के पर खाद्य की आपूर्ति के लिए वनों की भूमि पर खेती करने के लिए वनों की कटाई की जाती है, किंतु वनों की कटाई आपदा कारण बन जाता है, क्योंकि इससे भूमि के अपर्दन अधिक तेज जो अपर्दन है अधिक तेज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर खेती के लिए भूमि चाहिए तो वनों को काटना पड़ेगा, और जब वनों को काट रहे हैं तो मृदापन बढ़ना, भूमि अपर्दन बढ़ जाता है। तो हमें उद्देश्य क्या है, विकास ही करना है। ओके, कि हम एक जंगल को हटाकर वही खेती कर रहे हैं, तो विकास ही करना उद्देश्य है, लेकिन वो क्या हमारे लिए आपदा बन रहा है। नेक्स्ट, बाढ़ के प्रभाव लिखिए। बाढ़ आ जाता है तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो मैं बता चुका हूँ। कोई भी आपकी प्राकृतिक आपदा हो सबसे पहले यही रहता है पॉइंट की अपार धन की हानि होती है। बाढ़ आने से यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था तथा विद्युत व्यवस्था बिगड़ जाती है। बाढ़ के कारण मृदा अपर्दन होता है तथा ऊंचाई उपजाऊ मृदा बहकर चली जाती है। बाढ़ के कारण क्या है, वन का विनाश हो जाता है। भारत बाढ़ से अधिक प्रभावित क्यों, मतलब भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो क्यों रहता है, तो उसका कारण भी आपका दिया पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा।
ये आपका दिया हुआ। ओके, आगे नेक्स्ट, साइबेरियन के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार पढ़ के रखिएगा। साइबेरियन के जो मैदान है उसमें वार्षिक जो तापांतर होता है सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो इसका क्या कारण है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट, सघन द्रवीभवन कहते हैं या वर्षण के कौन कौन से प्रकार हैं? तुषार और कोहरा बनने की प्रक्रिया बताइए। तो पहले तो आपको यहाँ बताना है जो जो संघनन होता है इसके प्रकार। तो ये आपका ओस, तुषार, कोहरा, मेघ और हिमवृष्टि, ओलावृष्टि, ये सब आपके यहाँ संघनन के प्रकार हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ बताना तुषार और कोहरा बनने की प्रक्रिया। तो ये तुषार बनने की प्रक्रिया दी है, कोहरा बनने की प्रक्रिया दी है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महासागरीय जल का तापमान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, किन्हीं 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। महासागरीय जल का तापमान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, अक्षांश पर, प्रचलित पवने पर और महासागरीय धाराओं पर। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है अटलांटिक, जैसे अंध महासागर कहा जाता है, किसी 3 धारा को समझाना है। 3 धारा कौन कौन सी उसके बारे में बताना है। तो ब्राजील की धारा है, कैनारी की धारा है और लेब्राडोर की धारा है। तो ये आपको धारा दिया है और उनके बारे में आपको क्या है 2 लाइन दिया हुआ, तो वो समझ के रख लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी न किसी साइड में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। हिमालय के महत्व लिखिए, जो हिमालय पर्वत है इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत को बहुत बड़े भाग को वर्षा प्रदान करता है। फिर यह उत्तरी भारत का प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करता है। हिमालय से सदाबहानी नदियाँ निकलती हैं जो सिंचाई, जल विद्युत और परिवहन के लिए उपयोगी होती हैं। फिर उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस पार्ट से हुआ वो आपको दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिएगा। फिर इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत के सूखा क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत के सूखा क्षेत्र, तो ये पहले विभाजन किस पार्ट से किया गया? 3 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, फिर अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र और मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो ये क्रम से दिए हैं, उनके क्षेत्र बताया गया है। पहले वाले में सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, फिर उससे कम, और फिर नॉर्मल कहाँ रहता है सूखा, वो बताया जा रहा है। फिर आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनका आपको वर्णन करना है। पहला क्या, कौन सी अवस्था है कि आपदा से पहले क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रबंध, फिर आपदा के समय क्या करना चाहिए और आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो आपका दिया हुआ है। तो इसे आपको तैयार कर लीजिए। उससे बहुत सिंपल ही आपका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 3 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन थे, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ कवर करा दिए हैं। जितने क्वेश्चन बता तैयार कर लीजिएगा। आगे 4 नंबर वाले प्रश्न बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ बता दूंगा, मानचित्र भी कवर करा दूंगा। 2 नंबर वाले पहले कवर करा दी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट बनी है क्लास 11 आपकी जियोग्राफी की, तो वहाँ से जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन सब जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।